नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश से निकनक आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। कल हमने कुछ शब्दों के बारे में या कहे प्रारंभिक जो अपने आवश्यक जो मूलभूत बातें थी उन सब के बारे में अध्ययन किया था। अब उस सब के बाद में कल हमने जैसे बात करें, हम कल पिछली क्लास की, तो पिछली क्लास में हमने कल भाषा के बारे में पढ़ा था, हिंदी शब्द की उत्पत्ति के बारे में पढ़ा था कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति फारसी भाषा से हुई है, क्योंकि जो फारस देश के जो आने वाले लोग थे उन्होंने सिंधु नदी के आसपास के रहने वाले लोगों को, सिंधु नदी के आसपास रहने वाले लोगों को हिंदू कहा। उनका स का है बोलने का, जो लोग स को है बोला करते थे, इस कारण से उनके जो उच्चारण संबंधी दोष था उस कारण से उन लोगों ने सिंधु को हिंदू नदी कहा और हिंदू जो रहने वाले लोगों को भी हिंदू कहा, और इस प्रकार से यहाँ की बोले जाने वाली भाषा को हिंदी कहा था। यह कोई, तो इस कारण से हिंदी एक फारसी भाषा का शब्द है। जैसे अपन उर्दू की बात करें, उर्दू भी होता है, वह एक तुर्की भाषा का शब्द है। तो इस प्रकार से कल हमने पढ़ा था कि हिंदी भाषा परिवर्तनशील होती है, जो अपने प्रारंभिक रूप में चलती है उसके पश्चात उसमें परिवर्तन आते रहते हैं। उन सब के पश्चात जैसे हमने देखा था कि जो हिंदी की उत्पत्ति है मूलतः समस्त भारतीय भाषाओं की, हिंदी ही नहीं बल्कि समस्त भारतीय भाषाओं की जो जननी है वह संस्कृत है। तो हमने कल देखा था कि संस्कृत जो वैदिक संस्कृत थी, वैदिक संस्कृत से हम कल चले थे, वैदिक संस्कृत से जो हमारी हिंदी है लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत से हम पाली, पाली से हम पढ़े प्राकृत, और प्राकृत से हम फिर पुरानी हिंदी, और फिर पुरानी हिंदी जो हिंदी अपना जो वर्तमान स्वरूप है उससे एक कदम पीछे तक, जो लगभग 1000 ईस्वी के आसपास हमारे हिंदी का जो वर्तमान स्वरूप है वह चलने लग गया था, और वर्तमान जो हिंदी चल रही है वह खड़ी बोली का एक रूप है। इस प्रकार से कल हमने हिंदी के बारे में पढ़ा था। इसके साथ साथ हमने राष्ट्रभाषा, राजभाषा, मातृभाषा और इन सब के बारे में अध्ययन किया था। उसी के साथ कुछ जैसे अपन व्याकरण प्रारंभ करते हैं तो उन सब के बारे में, जैसे हमने कल वाक्य के बारे में पढ़ा था, शब्द के बारे में पढ़ा था, अक्षर के बारे में पढ़ा था, वर्ण के बारे में पढ़ा था। तो उन सब के बाद में हम आगे देखते हैं, आगे देखिए हम देखते हैं वर्ण। वर्ण भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई। जब किसी हिंदी भाषा में जो भी भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई है वह क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। वर्णों को दो भागों में बांटा है, जब स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन। स्वर कितने होते हैं? 11। व्यंजन कितने होते हैं? 33। स्वर कहते किसे हैं? स्वर किसे कहेंगे? स्वर किसे कहेंगे? जिनके उच्चारण में हमारे मुख विवर से, जिन वर्णों के उच्चारण करने से हमारे मुख विवर से निकलने वाली जो ध्वनि होती है वह निर्बाध रूप से बाहर निकल जाए, और जिन निर्बाध रूप से बाहर निकल करके जिन वर्णों का उच्चारण करती है वो क्या कहलाते? स्वर कहलाते। जैसे अपन बोलते अ बोलते से हमारी जीवा होती है, हमारे मुख में किसी भी अवयव को स्पर्श नहीं करती है, और इस कारण से फिर भी इनका उद्भव हो जाता है, इस कारण से ये क्या कहलाते? स्वर। व्यंजन, अब किसी क्या बोले तो हमारी जीवा होती है ना, तो हम जो किसी ना किसी भाग को स्पर्श करेगी। प बोले तो हमारे ओष्ठों में आएगा, क बोले तो कंठों पर असर पड़ता है। तो इस प्रकार से व्यंजनों को बोलते समय हमारे मुख विवर से जो निकलने वाली प्राणवायु है हमारे मुखावयव से क्या करती है? स्पर्श करती है, तत्पश्चात इन व्यंजनों का जन्म होता है। जबकि स्वरों का जो जन्म होता है वह हमारे मुख विवर से जब प्राणवायु बाहर निकलती है, वह निर्बाध रूप से बाहर निकल जाती है, तब स्वरों का जन्म होता है। तो स्वर किसे कहेंगे? ये स्वतंत्र होते हैं अपने आप में, इन्हें किसी की आवश्यकता, अन्य किसी वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसे अपन यहाँ व्यंजनों की तुलना करें, व्यंजनों से तुलना करके देखें तो क का उच्चारण करने में या क के निर्माण में क और ए का योग बना, तब जाकर के क बना है, एक व्यंजन बना है। तय की बात करें, तय के अंदर भी ए मिला, यानी हर व्यंजन के अंदर एक स्वर का योग होता है, जबकि स्वर अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, इन्हें अन्य किसी वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जब इनका उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख विवर से निकलने वाली जो प्राणवायु है वह निर्बाध रूप से बाहर निकल जाती है, बिना किसी अवयवों के स्पर्श करने, बिना किसी अवयवों को स्पर्श करके भी वह क्या करती है? किसी अवयव को बिना स्पर्श किए भी उनके इन शब्दों का जन्म हो जाते हैं, इन शब्दों की उत्पत्ति हो जाती है। तो स्वर किसे कहेंगे? स्वर अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। वे वर्ण जो स्वतंत्र होते हैं उन्हें क्या कहेंगे? स्वर कहेंगे। वे वर्ण
जिनका उच्चारण करते समय हमारे मुख विवर से जो मुखावयव हैं उनमें हमारी जीवा किसी को स्पर्श नहीं करती है, तत्पश्चात भी हम जिन शब्दों का जन्म होता है वे स्वर कहलाते हैं। तो स्वर 11 होते हैं। स्वर 11 कौन कौन से होते हैं? जैसे ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ और औ। ये 11 स्वर होते हैं। इन 11 स्वरों की जो मात्राएं होती है वह 10 होती है। मात्राएं 10 कौन कौन सी? ए की कोई मात्रा नहीं होती है। जैसे हमने देखा क में देखा, क के अंदर ए मिला हुआ है, यानी हर व्यंजन के अंदर स्वर का योग होता है। यह है ना। तो ए का कोई मात्रा नहीं होती है। आ की मात्रा होती है, ई की मात्रा होती है, ई, उ, री, ए की मात्रा होगी, ऐ की मात्रा, ओ की मात्रा होगी, औ की मात्रा होगी। तो इस प्रकार से इनकी देखें तो इनकी मात्राएं 10 होती है, जबकि स्वर 11 होते हैं और इनकी मात्राएं 10 होती है। इन शब्दों को, इन जो स्वर होते हैं, इन स्वरों का आगे विभाजन भी किया गया है कि इनको मात्रा के आधार पर इनको कितने भागों में बांटा गया है। तो आगे देखते हैं हम, फिर हम व्यंजन का अध्ययन करेंगे। आपको कक्षा से संबंधित किसी प्रकार का आपका सुझाव हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, तो हम उसके बारे में जो भी आपके सुझाव होंगे उनके ऊपर विचार विमर्श किया जाएगा। अब देखिए इन स्वरों का जो वर्ण है, वर्ण के अंतर्गत जो स्वर थे उन स्वरों के बारे में आगे पढ़ते हैं कि भाई इन स्वरों का जो वर्गीकरण किया गया है मात्रा के आधार पर। एक मात्रिक होते हैं, द्विमात्रिक होते हैं, त्रिमात्रिक होते हैं। मात्रा के आधार पर इनको 3 भागों में बांटा गया है, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। अब देखिए ह्रस्व को बोलने में, इनको बोलने में कम समय लगता है, इनको बोलने में इनकी तुलना में 2 गुना समय लगेगा। ह्रस्व की तुलना में यहाँ जैसे 1 सेकंड लगता है तो यहाँ 2 सेकंड लगेगी, तो प्लुत के अंदर 3 सेकंड लगेगी। ह्रस्व की मात्रा एक मात्रा होती है, यहाँ ये द्विमात्रिक होते हैं और ये त्रिमात्रिक होते हैं। तो ह्रस्व स्वर किन्हें कहेंगे? जे स्वर जो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं वो तो हैं स्वर, लेकिन जिनके बोलने में कम से कम समय लगता है वो क्या कहलाते हैं? ह्रस्व कहलाते हैं। दीर्घ किसे कहेंगे? जिनके उच्चारण में ह्रस्व की तुलना में 2 गुना समय लगता है उन्हें दीर्घ कहेंगे। प्लुत किन्हें कहेंगे? जिनके उच्चारण में 3 गुना समय लगता है उन्हें प्लुत कहेंगे। अब देखिए ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं, दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं और प्लुत स्वर कौन कौन से हैं। ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं? ह्रस्व स्वर है ए, ई, उ और री। इन जो 4 स्वर हैं इनको क्या कहा जाता है? ह्रस्व स्वर कहा जाता है। दीर्घ कौन कौन से? आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ। इनको दीर्घ स्वर कहा जाता है। प्लुत कौन कौन से होते हैं? प्लुत जैसे अपन बोलते हैं ओम, तो ओम का उच्चारण करने में जैसे ओम, तो ओम का उच्चारण करने में इन ए आ की तुलना में अपन को ज्यादा समय लगता है, 3 गुना समय लगता है। अपन किसी को आवाज आवाज देते समय जो हम किसी को आवाज देते तो छोटी आवाज में तो दे नहीं सकते, राम बोलेंगे तो अपनी आवाज एक कक्ष के बाहर भी नहीं जाए, अपन लंबा करके बोलते राम, तो वो क्या होती? तो उस समय जो राम के अंतर्गत जो आ की मात्रा बढ़ी, अपन ने बोला राम, तो यह जो आ की मात्रा बढ़ रही है, जो आ के अंदर जो अपन जो लंबा समय ले रहे हैं, तो यह क्या होता है? यह प्लुत होता है। अब जैसे किसी संगीत के दौरान, जैसे भी किसी को, जो संगीतकार होते हैं जब किसी संगीत के अंदर किसी ताल को लंबा बढ़ाते हैं तो वहां पर भी इस प्लुत का प्रयोग होता है। तो ह्रस्व स्वर किन्हें कहेंगे? वे स्वर जो जिनके बोलने में कम से कम समय लगता है वे ह्रस्व स्वर। दीर्घ स्वर किन्हें कहेंगे? जिनके बोलने में 2 गुना समय, ह्रस्व की तुलना में 2 गुना समय लगता है वो दीर्घ स्वर। प्लुत जिनके उच्चारण में 3 गुना समय लगता है वे प्लुत होते हैं। मूलतः जो प्लुत शब्द होते हैं वो संस्कृत में ही होते हैं। इनको संस्कृत की जो अवग्रह होता है इनके द्वारा इसको दर्शाया जाता है। जो ह्रस्व स्वर है ये 4 होते हैं और ये 7 होते हैं। अब इन्हीं स्वरों को मात्रा के आधार पर देखें तो इन स्वरों को एक मात्रिक कहा जाता है।
ह्रस्व स्वरों को एकमात्रिक कहा जाता है और इन स्वरों को द्विमात्रिक कहा जाता है, क्योंकि इनके बोलने में दो मात्राओं जितना समय लगता है तो इनको द्विमात्रिक कहते हैं और इन स्वरों को मूल स्वर कहते हैं और इनको संध्या स्वर कहते हैं। इनको संध्या स्वर कहा जाता है कि संध्या स्वर या संधि स्वर कहा जाता है। संध्या स्वर क्यों कहा जाता है? जैसे ए के अंदर ए का योग है तब जाकर के आ बना, ई है ई और ई के योग से ई बनता है, ऊ के अंदर ऊ मिलेगा तब ऊ बनेगा, ए के अंदर ई मिलेगी तब ए मिलेगा, ए के अंदर ई मिलेगी तब आई बनेगा, ए के अंदर ऊ मिलेगा तब क्या बनेगा? ओ बनेगा, और ए के अंदर ऊ मिलेगा तब क्या बनेगा? औ मिलेगा। तो इन स्वरों के में क्या होता है? ये संध्या स्वर कहलाते हैं क्योंकि इनका योग दो वर्णों के जो दो स्वर हैं उनके मिलने से हुआ है, इसी कारण इनको दीर्घ स्वर कहा जाता है। ह्रस्व स्वर अपने आप में मूल स्वर है, इनकी उत्पत्ति अपने आप में हुई है, ये मूल स्वर है, जबकि ये क्या है? ये संध्या स्वर है, इनका निर्माण हुआ है अन्य स्वरों के योग से हुआ है। अब देखिए ए और ओ, अपन संधि पढ़ते हैं, ए और ओ, इनको गुण स्वर कहा जाता है। आई और औ, इनको वृद्धि स्वर कहा जाता है। ए और औ वृद्धि संधि के अंतर्गत आते हैं, ए और औ क्या आते हैं? ये गुण संधि के अंतर्गत आते हैं। तो इनको गुण स्वर कहा जाता है और इनको वृद्धि स्वर कहा जाता है। तो अपने मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किया, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व के अंतर्गत ए, ई, उ और री चार आते हैं। दीर्घ के अंतर्गत आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ आते हैं। और प्लुत के अंतर्गत जिनके उच्चारण में 3 गुना समय लगता है, जिनको जैसे ओम का उच्चारण करते हैं, किसी को आवाज देते हैं, या फिर संगीतकार होते हैं वह किसी संगीत को लंबी आवाज देने के लिए, लंबी धुन देने के लिए वह उसका प्रयोग करते हैं, वो प्लुत कहलाते हैं। अब आगे का और वर्गीकरण देखते हैं। अब तक हमने देखा कि इनको मात्रा के आधार पर इनको कितने भागों में बांटा गया है। अब आगे देखते हैं हम। इन स्वरों को जिह्वा के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। जिह्वा है हमारी जो जिह्वा है, इस प्रकार से हमारी जो जिह्वा है इतनी बड़ी नहीं होती है, छोटी होती है। तो हमारी जो जिह्वा होती है इसमें अग्र, मध्य और पश्च, जो अग्र भाग से बोले जाएंगे वे अग्र स्वर कहलाएंगे, जो मध्य भाग से बोले जाएंगे वे मध्य स्वर, जो पश्च भाग से बोले जाएंगे वे पश्च स्वर। तो जिह्वा के आधार पर जो वर्ण होते हैं, जो स्वर होते हैं, उन स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है। अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। मध्य स्वर कौन सा होता है? मध्य स्वर होता है ए। ए को बोलते हैं तो हमारी जीवा होती है, इसका मध्य भाग सक्रिय रहता है, इस कारण ए को क्या कहा जाता है? मध्य स्वर कहा जाता है। उ, अब देखिए आगे आ, यह इसका अंतर्गत हमारी जीवा का पश्च भाग सक्रिय रहता है, तो इसी कारण यह पश्च स्वर है। अब देखिए ई, ई, ए और आई, ये क्या है? अग्र स्वर है। आ, उ, ओ और औ। री को अब आप बोलोगे री कहाँ है? तो री को किसी भी वर्गीकरण में कहीं भी शामिल नहीं किया गया है। अब जैसे री इस प्रकार भी लिखा जाता है, री इस प्रकार भी लिखा जाता है, तो इन जो री को है किसी प्रकार से अभी तक इनके वर्गीकरण में शामिल नहीं किया गया है। तो इन जिह्वा के आधार पर इन जो स्वर होते हैं उनको 3 भागों में बांटा गया, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्र स्वर कौन कौन से हैं? ई, ई, ए, ई, ई, ए और ऐ, ई, ए, ऐ, ई, ए, ऐ, है ना। मध्य स्वर कौन से हैं? ए। पश्च स्वर कौन सा है? आ, उ, ओ और औ। अभी इन्हीं सब जो हैं इनको हमारी ओष्ठाकृति है, इस ओष्ठाकृति के आधार पर भी इनको 2 भागों में बांटा गया है, यानी
वृत्तमुखी, वृत्त यानी क्या होता है, गोलाकार, जिनको बोलते समय हमारे ओष्ठों की आकृति गोल हो जाती है। दूसरा है अवृतमुखी, जिनको बोलते समय हमारे जो ओष्ठ होते हैं जो गोल नहीं होते हैं, अगोलाकार कह दो इनको। वृत्तमुखी कौन कौन से हैं, जैसे अपन उच्चारण करें ए के दौरान हमारे जीव जो ओष्ठ होते हैं किसी प्रकार का आ, ई, अब बोलेंगे उ, ए, आई, ओ और औ। वृत्तमुखी कौन कौन से, उ, ओ, औ। अवृत्तमुखी कौन कौन से होते हैं, यानी तात्पर्य क्या है, ओष्ठाकृति के मतलब है ओष्ठ प्लस आकृति से बना है, ओष्ठ प्लस आकृति से बना। तो ओष्ठ की आकृति यानी जिसको बोलने, जिन स्वरों को बोलते समय हमारे ओष्ठों की जो आकृति है वह गोल हो जाती है, वृत्त यानी गोल हो जाती है, तो वो क्या कहलाते हैं, वृत्तमुखी कहलाते हैं। वृत्तमुखी उ, ओ, औ। अवृत्तमुखी कौन कौन से हैं, ए, आ, ई, ए और ऐ। इनके ये अवृत्तमुखी, जो वृत्तमुखी हैं तो उनके जो शेष बच गए, जो अवृत्तमुखी बच गए। तो जिह्वा के आधार पर इनको तीन भागों में बांटा गया, अग्र, मध्य, पश्च। ओष्ठाकृति के आधार पर वृत्तमुखी और अवृत्तमुखी। अब आगे देखते हैं अपन, आगे देखिए, अब मुखाकृति के आधार पर अपन इनको तीन भागों में बांटते हैं। अब मुखाकृति के आधार पर इनको तीन भाग कौन कौन से होते हैं, संवृत्त, अर्धसंवृत्त, विवृत और अर्ध विवृत। संवृत्त किसे कहते हैं, विवृत किसे कहते हैं, अर्ध संवृत्त को। मुखाकृति के आधार पर, मुखाकृति के आधार पर इनको चार भागों में संवृत्त, अर्ध संवृत्त, विवृत और अर्धविवृत। तो संवृत्त किसे कहेंगे, संवृत्त कहेंगे जिनके बोलते समय मुख आकृति, मुख प्लस आकृति, जिनको बोलते समय हमारा मुख होता है जितना खुलता है, यानी कम खुलेगा तो संवृत्त। जिनको बोलते समय हमारे जो मुख है वह कम खुलता है, ई, उ, यानी इनको बोलते समय हमारा मुख होता है वह कम खुलता है। अर्धसंवृत्त यानी इन जो अर्धसंवृत्त है, ए, औ, तो इनको बोलते समय हमारा मुख संवृत्त की तुलना में, संवृत्त जो स्वर है उनकी तुलना में यह है कुछ ज्यादा खुलता है। यहाँ इसकी तुलना में जैसे अपना मुख इतना ही खुलेगा, तो यहाँ की इसकी तुलना में थोड़ा ज्यादा खुलेगा। विवृत का मतलब है जितना ज्यादा खुलता है हमारा मुख, जिन स्वरों के उच्चारण करने के दौरान हमारा मुख होता है ना वह ज्यादा खुलेगा, तो वो जैसे आ बोलते समय हमारा मुख होता है वह ज्यादा खुलता है। और अर्धविवृत, जिनको विवृत की तुलना में अर्धविवृत में सब जो हमारा मुख होता है वह कम खुलता है, आ, ए, औ। तो आज हमने देखा, आज हमने स्वर के बारे में देखा। स्वर कितने होते हैं, 11। इनकी स्वर कितने होते हैं, 11। इनकी मात्राएं कितनी होती हैं, 10 होती हैं। इनको उत्पत्ति के आधार पर इनको कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में, ह्रस्व और दीर्घ और प्लुत। उत्पत्ति के आधार पर ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं, ह्रस्व स्वर ए, ई, उ और री, ये ह्रस्व स्वर है। और बाकी के बच गए, जो कौन कौन से बच गए, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ। जिसमें से अपन ए, ओ इनको क्या कहते हैं, गुण स्वर कहते हैं। ऐ और औ को क्या कहेंगे, इनको वृद्धि स्वर कहेंगे ना। और प्लुत किन्हें कहेंगे, जिनके उच्चारण में क्या लगता है, 3 गुना समय था। ह्रस्व स्वर कौन से, जिनके उच्चारण में कम समय लगता है। दीर्घ कौन से होते हैं, जिनके उच्चारण में 2 गुना समय लगता है। और प्लुत किन्हें कहेंगे, जिनके उच्चारण में 3 गुना समय लगता है। फिर हमने जीवाकृति के आधार पर इनको 3 भागों में बांटा, अग्र, मध्य और पश्च, है ना। तो अग्र स्वर कौन कौन से होते हैं, अग्र स्वर ई, ए, ऐ। मध्य कौन सा होता है, ए।